एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के अंदर काव्य लक्षण क्या है। तो विभिन्न विभिन्न आचार्यों ने काव्य के लक्षण किसे माना है, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि काव्य का जो लक्षण है वो होता क्या है। बेसिकली पूरी वीडियो तो यही बताने के लिए ही है, पर फिर भी एक शॉर्ट में हमें समझ लेना चाहिए कि काव्य लक्षण क्या है। इससे पहले मैंने आपको काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन बता दिया है। ये लास्ट टॉपिक रह गया है काव्य लक्षण। इन तीनों को जानने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो एक कविता होती है वो होती क्या है असल में, और वो कैसे आई और उसका क्या उद्देश्य होता है, ये सब आप समझ चुके होंगे। एक एग्जाम्पल से आपको मैं बताता हूँ जिससे आप ये तीनों चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। जैसे चाय बनाने के लिए आपको कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है, चीनी, दूध, गैस, पानी और भी बहुत सारी चीज़ें। ये जितने भी प्रकार की चीज़ मैंने आपको बताया, ये सब क्या है, साधन है। अगर ये हमारे पास ना हो तो हम क्या है, चाय नहीं बना सकते। ठीक इसी प्रकार से जब हम काव्य हेतु की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर आपके पास नहीं है, जिसे हमने बात करी थी प्रतिभा की, और भी 2-3 चीज़ों की हमने बात करी है। मेन उसमें प्रतिभा है, इसलिए मैं सिर्फ प्रतिभा बता रहा हूँ। अगर प्रतिभा हमारे पास नहीं है, प्रतिभा नामक साधन हमारे पास नहीं है, तो हम क्या है, कविता कर ही नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार से जब हम चाय वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उसमें जो साधन हमारे पास होते हैं तभी क्या है, हम लोग उसे बना सकते हैं। तो आपको इस एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे होंगे काव्य हेतु। हेतु जो शब्द होता है कि काव्य हेतु, मतलब कविता के लिए क्या चीज़ जरूरी है, सामग्री को हम नहीं कहते हेतु। तो आप इस चीज़ से रिलेट करके याद रख सकते हैं, हेतु से मतलब है एक साधन। तो जिस प्रकार से चाय बनाने के लिए हमें कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें मैंने आपको दूध बताया, चीनी बताया और भी एलिमेंट्स, उसी प्रकार से कविता करने के लिए भी हमारे पास क्या है, साधन होना चाहिए। और वो साधन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभा। आपने अगर काव्य हेतु वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज हमने बात करी थी काव्य प्रयोजन। तो जिस तरीके से हम लोग चाय बनाते हैं तो उसे बनाने का कोई एक प्रयोजन होता है, एक उद्देश्य होता है कि हम लोग क्यों बना रहे हैं, कि हमें ठंड लग रही है इसलिए पीना है, मन कर रहा है इसलिए पीना है। तो ये जो चीजें प्रयोजन के अंदर आ जाती है कि हम आखिर बना क्यों रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है। तो ये चीज किसके अंदर आती है, प्रयोजन के अंदर आती है। तो जब हम कविताएं कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो उसके पीछे लक्ष्य क्या है, काव्य प्रयोजन के अंदर हम इसी चीज को जानते हैं। तो काव्य प्रयोजन वाली वीडियो में आपने जान लिया होगा कि कविताएं क्यों करी जाती है। उसके बहुत से उदाहरण आपने वहां पर देखे कि उपदेश देने के लिए या फिर आनंद प्राप्त करने के लिए, और भी तमाम। आप वो वीडियो अगर नहीं देखे तो देख लेना, देखा होगा तो याद ही होगा आपको। तो अब बात हम कर रहे हैं तीसरी चीज की, जो कि आज का हमारा विषय है कि उसके लक्षण क्या है। जैसे हमने चाय के एग्जाम्पल समझ रहे हैं तो उसी को लेते हैं कि जब चाय तैयार हो जाती है या जिसे हम चाय कहते हैं, उसके लक्षण क्या है। लक्षण कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसके जरिए हम क्या है, किसी चीज की पहचान करते हैं कि उसके ये लक्षण है, इसका मतलब ये वो चीज है। जैसे अगर आपको चाय के लक्षण बताने होंगे तो आप उसके क्या लक्षण बताएंगे जिससे पहचान हो सके कि ये चाय है। आप उसका रंग बताएंगे, उसका टेस्ट बताएंगे, वो गर्म होता है ये बताएंगे, और इसी तरीके की तमाम चीजें बताएंगे जिससे पता लग जाएगा कि हाँ ये चाय के लक्षण है, ये चाय है। ठीक इसी प्रकार से जब हम काव्य लक्षण की बात करते हैं तो हम वहां पर भी कविता क्या है, उसकी पहचान हम कैसे करें, किन आधार पर उसकी पहचान हो जाए, ऐसी लक्षणों को हम लोग पहचानते हैं और उन्हीं लक्षणों को हम बताते हैं जिससे पता लग सके कि हाँ ये कविता है। अभी हमने साधन जान लिया, प्रयोजन जान लिया, अब हम जान रहे हैं लक्षण क्या है। तो अब हम आचार्यों का अध्ययन करेंगे कि किसने कविता के बारे में क्या उसके लक्षण बताए कि ये कविता है। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पहले आचार्य की ओर, जो कि है भामा। तो भामा ने क्या कहा काव्य लक्षण के बारे में, वो कहते हैं कि शब्द का अर्थ सहित भाव, जिसे संस्कृत में इन्होंने कहा है शब्दार्थो सहितो काव्यम, कि शब्द और अर्थ के साथ, ये दोनों साथ में जब कोई भाव हमें प्रदान करते हैं वो क्या है, कविता है। आप सभी जानते हैं कविता शब्दों के माध्यम से करी जाती है। शब्द लिखते हैं हम, उसका कोई एक अर्थ होता है और उस शब्द को पढ़ करके हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं और फिर एक भाव हमारे सामने उपस्थित होता है। तो उसी को भामा ने क्या कहा, शब्दार्थो सहितम काव्यम। तो इसी को भामा ने कहा शब्द का अर्थ सहित भाव क्या है, काव्य है।
पर आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि इसमें कविता के लक्षण हमें पता नहीं लग रहे हैं। जिस प्रकार से अगर कोई ये कहे कि चाय मीठी होती है, तो मीठी तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे केवल चाय क्या है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भाषण दे रहा है, वो भी शब्दों के माध्यम से ही कहेगा और उसका कोई अर्थ ग्रहण करेगा और उसी से उसे भाव प्राप्त होगा। तो इससे कविता क्या है, ये स्पष्ट नहीं होता है। तो ये वाला जो विचार था ज़्यादा नहीं चला, तो अगले आचार्य आए दंडी। तो दंडी इसके बारे में क्या कहते हैं कि इष्ट अर्थ से परिपूर्ण पदावली क्या है, काव्य का शरीर है। इष्ट का यहाँ पर अर्थ आप उससे लगा सकते हैं कि ये कोई अलंकार टाइप है जो उसकी क्या है, शोभा बढ़ाता है, क्योंकि दंडी मानते थे अलंकार क्या है, कविता की शोभा बढ़ाता है। तो इष्ट अर्थ का मतलब यहाँ पर इनका उसी अलंकारों से है जो क्या है, काव्य को और ज़्यादा आकर्षक बनाता है। तो इसी इष्ट अर्थ से परिपूर्ण जो पदावली है, पदावली एक तरीके से जब कोई कविता लिखते हैं तो उसके जो पद है उसको, उसका जो शरीर है इष्ट अर्थ के साथ, वो क्या है, कविता है। तो यहाँ पर भी दिक्कत ये आती है कि इन्होंने जो फोकस दिया है वो पदावली को दिया है। यानी मान लीजिए कविता की एक लाइन है, ये कविता की 2 लाइन है, तो उनका जो महत्व है इन लाइनों के ऊपर है, जबकि इसके अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं उसका जो आंतरिक स्वरूप है उस पर इनका ध्यान नहीं था, केवल कविता के शरीर के ऊपर है। तो इससे क्या है, काव्य क्या है उसका सही अर्थ हमें मालूम नहीं पड़ता है। अगला जो आप जानेंगे वो है वामन। वामन कहते हैं काव्य का अर्थ ऐसे शब्द और अर्थ से है, शब्दार्थ, इसके अंदर शब्द और अर्थ दोनों ही आ गए हैं, शब्दार्थ। तो ऐसे शब्दार्थों से है जो दोषों से मुक्त हो और गुण उसमें नित्य रूप से, यानी कि अनिवार्य रूप से उसमें रहेगा, और अलंकार अनित्य रूप से रहेगा, यानी कि रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, चलेगा। और इन्होंने क्या कहा कि इसकी आत्मा क्या होगी, रीति होगी। वामन की जो ये व्याख्या है कि दोषों से मुक्त, ठीक इसी प्रकार की व्याख्या हमें यहाँ पर मम्मट के पास देखने को मिलेगी। तो वामन ने जो व्याख्या यहाँ पर दी है हमें, वो सेम व्याख्या हमें मम्मट के यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मम्मट के यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और इस चीज़ को बताऊंगा कि इस परिभाषा को सही क्यों नहीं माना जा सकता। तो इन दोनों को और इन दोनों की जो क्रिटिक्स है, अगर हम देखेंगे कि इसे क्यों नहीं माना गया, इसमें क्या कमियां थी, वो एक जैसी है। तो जब हम मम्मट पे बात करेंगे तो इसकी कमियों को हम वहाँ पर बात कर लेंगे। पर लेकिन जो एक चीज़ है यहाँ पर समझने वाली, कि अलंकार को वामन ने भी माना है कि वो क्या है, एक तरह से काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, वो केवल उसकी शोभा बढ़ाने के लिए। इसलिए वो अलंकार को अनित्य कहते हैं कि आए और ना आए तो भी चलेगा, पर लेकिन गुण क्या है, उसमें नित्य रूप से होना चाहिए और दोष उसके अंदर ना हो। ऐसे शब्द और अर्थ हो जो कि दोष से रहित हो, रहित का मतलब होता है दोषों से मुक्त हो, गुण नित्य रूप से उसमें विद्यमान हो, ऐसे शब्दार्थों को क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। यानी ये उसका क्या है, लक्षण है। अब आगे चलते हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन बहुत ही सिंपल सा बताते हैं कि काव्य उस शब्दार्थ रूप शरीर को कहते हैं जिसकी आत्मा क्या है, ध्वनि है। शब्द मैंने बताए, उसका अर्थ बताया, और ये जो रूप और शरीर से जो मतलब है, जो हम इसका बाहरी आवरण है शारीरिक, उसको बता रहे हैं। ठीक है, ये जो लाइन है कविताएं, तो इसको उन्होंने कहा इसकी जो आत्मा होगी वो ध्वनि होगी। तो ये आचार्य आनंदवर्धन इसके बारे में कहते हैं। तो आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि आनंदवर्धन जो है उन्होंने ध्वनि को क्या है, काव्य की आत्मा माना है। और ध्वनि, आप ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कविता है उसके आंतरिक स्वरूप की बात करी गई है। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये ध्वनि शब्द है ना, इसको और भी ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत है, और ये ज़्यादा व्याख्या यहाँ पर इसकी हो पाती नहीं है। तो इसलिए इसे जो काव्य का लक्षण उतना नहीं माना जाता। ठीक इसी प्रकार से जब हम काव्य की आत्मा को रीति कहते हैं, तो रीति शब्द भी क्या है, अपने आप में व्याख्या मांगता है। तो इस प्रकार से उसे हम क्या है, काव्य का लक्षण नहीं मान सकते। सत्यदेव चौधरी जो अपनी किताब लिख रहे होते हैं, लक्षण बताते हैं, तो पहले ही ये चीज़ बता देते हैं कि काव्य के लक्षण जब हम बताते हैं तो वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखने की कि वो नहीं होनी चाहिए। तो उसमें से एक ये भी होती है कि जो शब्द हम चुनेंगे या जो चीज़ें हम बताएंगे वो व्याख्यापेक्ष ना हो, यानी उन शब्दों को व्याख्या की जरूरत ना पड़े, परिभाषिक शब्दावली ना हो। ये रीति है, ध्वनि है, ये एक परिभाषिक शब्दावली है, इन्हें अलग से व्याख्या की जरूरत पड़ेगी।
तो केवल एक शब्द यहाँ पर डाल देने से काव्य का जो लक्षण है वो स्पष्ट नहीं होता है। तो इसलिए इनको उतना ज़्यादा इसकी मान्यता प्राप्त नहीं है। अगले जो विचारक हैं वो कुंतक है। तो कुंतक क्या बताते हैं? तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि शब्द और अर्थ सब में आ रहा है महत्वपूर्ण, और इनके बीच में जो संबंध है, परस्पर संबंध, ये भी सब लोग बोल रहे हैं। तो इन्होंने भी यही कहा कि वे परस्पर संबंध, शब्द और अर्थ काव्य कहलाता है जो कवि के वक्र व्यापार से युक्त हो। आप देखेंगे कि आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत दिया, तो इन्होंने शब्दार्थ के बाद ध्वनि जोड़ दिया। ठीक इसी प्रकार से वामन का जो सिद्धांत है वो रीति सिद्धांत है, तो इन्होंने यहाँ पर रीति लगा दिया है। ठीक इसी प्रकार से कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत है, तो इन्होंने भी क्या करा है, सिंपल शब्द और अर्थ यहाँ पर बताने के बाद ये वक्र व्यापार जोड़ दिया, अपनी जो वक्रोक्ति वाली है उसको जोड़ दिया कि वक्रोक्ति से युक्त होनी चाहिए। तो सेम मिस्टेक यहाँ पर भी आई है कि जो वक्रोक्ति है, वक्र, ये भी अपने आप में व्याख्या की अपेक्षा रखता है। इसको भी एक अच्छे से डिटेल से बताना पड़ेगा, तब जाकर के क्या है, इसका जो स्वरूप है, लक्षण है कविता का, वो सामने आएगा। वक्र व्यापार से इनका मतलब जो है कि वक्रोक्ति युक्त कथन विशेष, कि कथन विशेष, ये आप समझ पा रहे होंगे अगर वक्रोक्ति आपने सुना होगा कि वक्रोक्ति ऐसे कथन को कहते हैं जिसमें एक तरीके से वक्रता पाई जाए, उतार चढ़ाव की चीज़ पाई जाए। जब हम वक्रोक्ति पर बात करेंगे तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे, और रीति, ध्वनि, ये सब भी हम उन वीडियोस में कवर कर लेंगे जब इनकी बात करेंगे। तो इसलिए जो कुंतक का था इसे भी नहीं माना गया। तो अगले आचार्य है मम्मट। मम्मट क्या कहते हैं, दोष रहित, यानी दोषों से मुक्त हो, उसके अंदर गुण विद्यमान हो, अलंकार हो, और ये तीनों चीज जिसमें पाई जाए, ये तीनों चीज जिस शब्दार्थ में पाए जाएंगे वो क्या है, काव्य है। तो यहाँ पर विश्वनाथ जो कि अगले आचार्य हमारे, वो इसमें बताते हैं कि कुछ इसमें इसकी जो कमी है उसको हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि दोष रहित अगर हम काव्य का गुण मान ले तो ऐसा तो कोई काव्य होता ही नहीं, ऐसी कोई कविता ही नहीं है जो पूर्ण रूप से दोषों से मुक्त हो। तो इनका जो पहला जो पॉइंट था वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से वामन जो कह रहे थे कि दोष रहित हो, दोष उसमें ना हो, तो इसलिए उनका पॉइंट भी ये दोष वाला कट जाता है। और जो चीज़ इन्होंने वामन ने यहाँ पहले बताई थी उसी चीज़ का अनुकरण हमें मम्मट के यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ऐसे ही कट गया। अब दूसरी जो बात है वो गुण है। तो गुण यहाँ पर अगर आप अर्थ निकालेंगे गुण का, तो गुण का जो संबंध है यहाँ रस से बनता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो गुण है, गुण जो है रस का एक तरीके से नित्य धर्म है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये मान लें कि जो शब्द और अर्थ है वो इस प्रकार के हो जो कि क्या है, रस को व्यंजित करते हो, यानी रस को प्रकट करते हो, तो यहाँ पर उन्हें गुण की जगह सरस लिख देते, सरसो लिख देते, यानी कि रस के साथ, यहाँ गुण लगाने की जरूरत उन्हें नहीं पड़नी चाहिए थी। तो इस प्रकार से ये जो व्याख्या है ये भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। एक तो यहीं पर ही कट गया। दूसरी बात जो हुई अलंकार की, तो अलंकार को आप देख पा रहे होंगे कि अलंकार जो है काव्य का लक्षण नहीं है। ये काव्य कविता को या काव्य को और ज़्यादा परिष्कृत करता है, उसे और ज़्यादा निखारता है, परंतु अगर ये ना हो तो भी कविता हो सकती है, ये एक अनिवार्य तत्व नहीं है। तो इन्होंने इसे भी इसके अंदर शामिल कर दिया, तो ये वाला पॉइंट भी क्या है, ये भी कट रहा है। तो मम्मट का जो इन्होंने जो बताया कि कविता के लक्षण क्या है, काव्य के लक्षण क्या है, वो मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक इसके बाद आते हैं विश्वनाथ, जिन्होंने इनके ये जो तीनों प्रकार थे इसकी आलोचना करी, इसके ऊपर कुछ कहा। तो वो अब क्या कहते हैं कि विश्वनाथ कहते हैं ऐसा वाक्य जिसकी आत्मा रस है वो क्या कहलाएगी, कविता कहलाएगी। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, सबसे पहली चीज आई है रस। तो सबसे पहली चीज तो जो मैंने आपको पहले ऊपर तक बताया कि रस भी क्या है, अपने आप में व्याख्या मांगता है पूरी की पूरी, तो ये भी व्याख्या अपेक्ष है, तो इसको भी व्याख्या की जरूरत है, इसे व्याख्या देनी पड़ेगी। तो इसलिए इसे भी क्या है, उतना अच्छा नहीं माना जाता। जिस प्रकार से ध्वनि, रीति, इसी प्रकार से वक्र व्यापार, और यहाँ पर भी आ गया रस। तो रस भी क्या है, व्याख्या की अपेक्षा रखता है। तो इससे भी क्या है, कविता का जो लक्षण है वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता, इसके बारे में पूरा बताना पड़ेगा, तब जाके काव्य का लक्षण सामने आएगा। तो ये क्या है, काव्य का लक्षण
नहीं मानते। ये तो होगी पहली चीज। दूसरी बात जो ये है कि रस के अंदर कुछ एलिमेंट्स आते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि रस जब भी आता है तो उसका मतलब होता है रस से, भाव से, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव शबलता, भाव शांति। तो एक बात तो सत्य है कि जो काव्य का ज्यादातर रूप जो है इन्हीं 8 भावों के अंदर क्या है आ जाता है, परंतु इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन 8 तरह के भावों से परे है। वो क्या है, इन सब इसके अंदर फिर वो नहीं समा पाती। इस रस के स्वरूप के अलावा भी कई और चीजें हैं जो कविता के भाग होते हैं, पर अगर हम केवल रस को ही उसकी आत्मा कह दे तो बाकी की जो चीजें रह गई है वो इसके अंदर नहीं आ पाती है, इसलिए भी इसको उतना मान्यता नहीं दी गई है। और जो मैंने रस के आपको 8 भाग बताए, इसके बारे में हम अगली वीडियो जब मैं ध्वनि आपको बताऊंगा तो उसके अंदर हम चर्चा करेंगे, ध्वनि के अंदर ये चीजें आएंगी, तो सब एक एक करके उसमें पूरा अच्छे से आपको कवर हो जाएगा। तो तीसरी चीज अब इसमें आ जाते हैं। तीसरी चीज जो यहाँ पर इन्होंने वाक्य पर जो फोकस किया है, वाक्य यानी पद के समूह को क्या कहे, कविता कहना। पदों का जो समूह है उसको अगर हम कविता कहेंगे तो ये क्या है, ये कविता नहीं हो सकती, क्योंकि काव्य क्या है, एक तरीके से शब्द यानी कि एक तरीके से वाच्य और वाचक, जो बोला गया शब्द और उसका जो अर्थ निकल रहा है, इन दोनों का जो समन्वित, इन दोनों का जो मिला जुला रूप होता है वो कविता कहलाता है। बजाय केवल शब्दों के ऊपर अगर हम पूरा फोकस कर दे, जैसा कि हम ऊपर देख आए थे, जहाँ पर केवल ये पदावली, ये भी केवल उसके शब्दों पर ही फोकस्ड कर रहा था, अर्थ के ऊपर नहीं जा रहा था। तो अर्थ के ऊपर जो सबसे पहले गए आपने देखा था वो ध्वनि आचार्य आनंदवर्धन गए थे। बाकी इनमें भी यही कमी रही कि ये वाक्य पर फोकस्ड करते हैं, तो इसलिए भी इसे नहीं मानेंगे। अगले जो आए जगन्नाथ, इन्होंने भी बिल्कुल सेम यही वाली मिस्टेक करी है। वह शब्द जो रमणीयता का प्रतिपादक हो। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो रमणीयता शब्द इन्होंने यूज किया है ये काफी अच्छा शब्द है, क्योंकि इसे किसी व्याख्या की जरूरत नहीं है। रमणीयता के अंदर रस भी आ जाता है, वक्रोक्ति भी आ जाता है, रीति भी आ जाती है। ये अपने आप में एक व्यापक शब्द है। पर गड़बड़ी यहाँ पर ये हुई कि वो कहते हैं वह शब्द, तो इन्होंने केवल यहाँ पर शब्दों को ही जगह दी, अर्थ को इन्होंने यहाँ पर नहीं डाला, तो इस वजह से इनके पास वो कमी रह जाती है। परंतु अगर हम इसे सही करना चाहते हैं, आचार्य सत्यदेव चौधरी जी इसे सही करके लिखते हैं कि वह शब्द और अर्थ, या आप इसे दोनों को साथ में कह सकते हैं शब्दार्थों, जिसके अंदर शब्द और अर्थ दोनों सम्मिलित हो जाते हैं, या फिर अलग अलग करके कहें कि वह शब्द और अर्थ जो रमणीयता का प्रतिपादक हो, क्या कहलाता है, कविता कहलाता है। तो ये जो है परिभाषा, ऊपर जितनी परिभाषा दी गई थी उनसे काफी बेस्ट है। आगे क्या पता इससे भी बेस्ट परिभाषा आ सकती है, वो आप लोग भी दे सकते हैं या आने वाले टाइम पे कोई और भी दे सकता है। पर अभी तक जो संस्कृत में जो परिभाषाएं चल रही थी उसके हिसाब से इसे सबसे बेस्ट माना गया। तो अब जो हम बात करेंगे हिंदी के काव्य शास्त्र में आ जाते हैं कि वहां पर कविता क्या है, उसको क्या बताया गया है। तो सबसे पहले विद्वान जो आएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये बहुत ही फेमस लाइन है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, यानी आत्मा जहां पर मुक्त हो जाए, एकदम मुक्ति क्या है, एकदम फ्री, वो ज्ञान दशा है। कि जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो वो क्या है, उसकी आत्मा एक तरीके से मुक्त हो जाती है, बंधन से रहित रहती है। आपको पता होगा कि अज्ञानता ही बंधन का कारण भी होती है। तो इसी प्रकार से जब ज्ञान आता है तो व्यक्ति की आत्मा मुक्त हो जाती है। तो उन्होंने उसी से कंपेयर अभियोग करेंगे, किसको, कविता को। उसी प्रकार से हृदय की मुक्तावस्था, जहां पर हृदय क्या है, मुक्त हो जाए, एक तरीके से उस पर कोई बंधन ना रहे, एकदम स्वतंत्र हो जाए, खुशी टाइप से आप इसे समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा कहते हैं, कि जब हृदय की मुक्तावस्था आती है वो एकदम से हृदय क्या है, मुक्त है, कोई बंधन नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो बहुत खुश होता है। तो जब हमारा हृदय बहुत ही ज्यादा खुश हो तो ऐसी कौन सी दशा होती है, वो आनंद की दशा है, तो उस दशा को रस दशा कहते हैं। और रस दशा क्या है, जब मैं रस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर होगी। यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि रस दशा का मतलब होता है कि जो भी
हमारे अंदर भाव पाए जाते हैं, श्रृंगार भाव, खुशी का, गुस्से का, ये जो 8 से 8, 9, 10, 11 इनके अलग-अलग प्रकार बता रखे हैं। तो इसमें से ज़्यादातर जो मान्यता प्राप्त है 9 मान लेते हैं उसको। तो जो भाव हमारे मन में पाए जाते हैं, गुस्से का, श्रृंगार का, रौद्र का, और भी अलग-अलग तरीके के जो भी भाव पाए जाते हैं, तो उसमें से कोई भी जब एक भाव बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्टता पर पहुँच जाता है, तो उस दशा को क्या कहते हैं? रस दशा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रेम भाव है या श्रृंगार भाव है। जब आपने कोई प्रेमपूर्ण नाटक देखा या कोई कविता पढ़ी, उसे पढ़ने के बाद उसके अंदर जो कैरेक्टर्स थे उनको, उनका जो कृत्य आपने देखा कि वो क्या-क्या कर रहे हैं, उसे देखने के बाद आपके मन में क्या है, वो भाव पूरी तरीके से उठ गया, बहुत ज़्यादा उठा। तो अब आपका मन क्या है, उसी में खो जाता है एकदम से, और आपको उसी में आनंद आने लगता है। कई लोग तो इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं किसी दूसरे प्रकार का दृश्य देख करके, प्रेम वाला नहीं, प्रेम वाले में भी होता है, पर लेकिन किसी भी प्रकार की जब हम नाटक देखते हैं या कविता पढ़ते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं, किसी भी प्रकार की कला में लिप्त होते हैं, तो हमारे जो भाव होते हैं वो उत्कृष्टता को पहुँच जाते हैं, और इतनी उत्कृष्टता को पहुँच जाते हैं कि जो हमारा हृदय है एक तरीके से मुक्ति की अवस्था में चला जाता है, हमें कुछ और ध्यान रहता ही नहीं है। तो ऐसी जो दशा होती है उसे रस दशा कहते हैं। तो वहीं पर ही क्या, हृदय मुक्त हो जाता है। हृदय की इसी मुक्तावस्था को ले जाने के लिए मनुष्य की जो वाणी है कुछ शब्द विधान करती आई है, यानी कुछ ऐसे शब्दों को उन्होंने चुना है और लिखा है जिसे पढ़ने के बाद हृदय क्या है, मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। तो उन्हीं शब्दों को, जो क्या हृदय को ये मुक्त अवस्था प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कविता कहलाते हैं। तो ये थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कविता की परिभाषा। अब आगे चलते हैं, डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं। उन्होंने भी यही वाला शब्द लिया है रमणीयता, कि रमणीय अनुभूति, उक्ति वैचित्र्य और छंद, इन तीनों का जो समन्वित रूप है वो कविता कहलाता है। यानी आप देख पा रहे हो कि इसमें एक शब्द है रमणीय, दूसरा है उक्ति वैचित्र्य। तो इसका आप अर्थ इसी चीज से देख सकते हैं कि आगे सत्यदेव चौधरी इसको और अच्छे से शॉर्ट करके बताते हैं कि रमणीयता का अर्थ आप रसात्मकता से लगा सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि रमणीयता में रीति, ध्वनि, रस, व्यापक शब्द है बहुत ज़्यादा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो उसमें से यदि हम एक मान ले रसात्मकता, और दूसरा जो है उक्ति वैचित्र्य, उसको उन्होंने बता दिया कि उसे आप शब्दार्थ मान सकते हैं। तो रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है, ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे इसको कि रमणीय अनुभूति और उक्ति वैचित्र्य और छंद, छंद को इन्होंने क्यों नहीं लिया सत्यदेव चौधरी ने? छंद को उन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि छंद भी अलंकारों की तरह, और जो चीजें हमने यहाँ देखी थी अलंकार की तरह ही काव्य को परिष्कृत एक बाहरी तत्व है। इसके बिना भी क्या है, कविता हम उसे कह सकते हैं। परंतु ऊपर के दो जो थे, रमणीयता और उक्ति वैचित्र्य, ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो इन्हें स्वीकार किया गया है, पर छंद को नहीं किया गया। तो इसलिए जो डॉक्टर नगेंद्र ने जो परिभाषा दी है, उनकी यहाँ पर इस चीज़ को, बात को नहीं माना जाता। तो जो थोड़ा संशोधित करके उनकी जो बात लिखी गई है, सत्यदेव चौधरी ने ये लिखा है, रसात्मक शब्दार्थी काव्य है। तो सेम यही वाला आ गया। आप देख पाएंगे कि जो परिभाषा हमने जगन्नाथ की देखी थी, वही परिभाषा एंड में यहाँ पर भी आ जाती है। जगन्नाथ की भी वो परिभाषा जो सत्यदेव चौधरी ने संशोधित कर दी थी। तो ये था काव्य का लक्षण, यानी कुल मिलाकर के ये एक तरीके से ये भी था कि कविता कहते किसे हैं। ये था आज का पूरा विषय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए। और आने वाले वीडियोस में मैं आपसे मिलता हूँ भारतीय काव्य शास्त्र के और भी ज़्यादा बेहतरीन टॉपिकों के साथ। अगला वैसे ध्वनि रहेगा। और अगर आपको ये विषय और अच्छे से समझना है तो ये किताब है, इस किताब को आप खरीद सकते हैं और इसमें से पढ़ सकते हैं। मैंने सब इसी में से ही देख के बनाया है। तो जब आप इसे पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।